डन, आगे बढ़ जाए बेटा। हो गया बेटा। चलिए इतना हो गया क्या सबका, मैं आगे बढ़ जाऊं। बोलो भाई, हो गया। ओके, तो देखिए अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कोई, जैसे मैं एग्जांपल ले लिया CO NH3, मैंने एग्जांपल ले लिया CO NH3 6Cl3। तो देखो आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इसकी कोबाल्ट की, तो कितनी है बेटा, तो +3 है। मतलब कॉपर पे जो +3 चार्ज है, तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर जितना है वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। मतलब उस पर चार्ज कितना आ गया, +3 आ गया। इस +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास क्या है, इस +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके 3 क्लोरीन माइनस आयन है। और जो एक्स्ट्रा माइंस है ये 6, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। समझ रहे हो आप। तो ऐसे बताते हैं, जैसे जो CO है ना, इसकी जो फिक्स्ड वैलेंसी है, मतलब जो नहीं टूटेगी, जो आयोनाइज नहीं होगी, वो अपने पास कितने अमोनिया है, ये ब्रेक नहीं होते ना, मैं ये बताया था आपको। अब जो ब्रेक होगा, मतलब जो 3 क्लोरीन है, उसको अपन डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, मतलब कि ये ब्रेकेबल वैलेंसी है। तो जो डॉटेड लाइन से दिखा रखी है वो मेरी प्राइमरी वैलेंसी है, और जो अमाइंस है वो मेरी सेकेंडरी वैलेंसी है। तो याद रखेंगे, जो भी प्राइमरी वैलेंसी वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है, ठीक है। और जितने लीगेंड्स है ना, वही उसकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। ये क्लियर बेटा। ये आपको क्लियर है क्या। ओके, तो देखिए अब ना इस थ्योरी के हिसाब से हम कॉम्प्लेक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होंगे, एक कॉम्प्लेक्स का नाम हम दे सकते हैं होमोलैप्टिक, और एक होंगे हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक क्या है? होमोलैप्टिक का मतलब होता है आइडेंटिकल लीगेंड्स। आइडेंटिकल लीगेंड मतलब जितने भी लीगेंड होंगे ना, सारे के सारे एक जैसे ही होने चाहिए। जैसे CrNH3 6Cl3, तो देखो जितने लीगेंड है सारे के सारे सेम है। लेकिन इसमें एग्जांपल ले लू ये, तो इसमें देखो दो दो लीगेंड है, अमाइन भी लीगेंड है और क्लोरीन भी लीगेंड है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइट में क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ लीगेंड। मोर देन वन टाइप ऑफ लीगेंड होगा तो हेट्रोलैप्टिक होगा, अदरवाइज यदि सेम लीगेंड है तो हेट्रोलैप्टिक होगा, ठीक है।
तो ये वर्नर्स थ्योरी है, राइट। वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से सेंट्रल एटम हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी, वन इज प्राइमरी, अनदर वन इज सेकेंडरी, राइट। प्राइमरी चेक करने का तरीका क्या है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है वही प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी इज नंबर ऑफ लिगेंड, राइट। सो सेंट्रल एटम वांट्स टू फुलफिल इट्स प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्रिएट करता है या बनाता है। आगे बढ़ सकते हैं। इतना हो गया बेटा? यस सर। ठीक। अब देखिए इसके बाद हमें पढ़ना क्या है, अब हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वही वाली थ्योरी है जो आपने क्लास 11 में पढ़ी थी, हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या थ्योरी बोलती है कि the vacant orbital of central atom will hybridize। तो जो सेंट्रल एटम की ना वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होती है, देन दूसरा पॉइंट है द फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ ligand will overlap with the hybridized orbital of central atom। देखिए क्या मतलब है कि जो सेंट्रल एटम है ना उसकी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगी, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये है ना। और जो लीगेंड है उसके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, मतलब तो लीगेंड है, ये लीगेंड है ना। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल से वेकेंट ऑर्बिटल में जाता है। ऐसे होने से कौन सा बॉन्ड बनता है बताइए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक डोनर एटम होता है और एक एक्सेप्टर एटम होता है। सो दिस इज डोनर एंड दिस इज एक्सेप्टर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलते हैं कि जो सेंट्रल एटम है ना उसकी वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगी और उन वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड की फुलफिल ऑर्बिटल्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। ये बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है। मतलब द कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी आ जाएगा। देखो आपने जो हाइब्रिडेशन का कांसेप्ट पढ़ा था वो कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था, अब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ेंगे। कांसेप्ट सेम ही। तो एक बार इसको लिख लीजिए फिर थोड़ा सा और बताते हैं।
डन। यस सर। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं, देखो अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखेंगे कि CN नंबर 4, CN नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन का मतलब बेटा लीगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो आंसर आपका आएगा sp3 या आएगा आपका अंदर dsp2। sp3 की शेप आप सबने पढ़ रखी है ऑलरेडी, क्या बनता है, टेट्राहेड्रल। और dsp2 की शेप होती है बेटा स्क्वायर प्लेन। तो आपके सिलेबस में या तो CN नंबर 4 है, मतलब 4 लिगेंड होंगे, या आपके यहाँ पे CN नंबर है 6। 6 में हाइब्रिडाइजेशन या तो होगा बेटा sp3d2 या तो होगा d2sp3। ठीक है, अभी बताऊंगा मतलब क्या होता है। ये भी यहाँ पे भी शेप बनेगी ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे भी शेप बनेगी क्या बेटा, ऑक्टाहेड। तो VBT क्या बोलती है कि CN नंबर 4 में आपके पास 2 चॉइसेस है, CN नंबर 6 में 2 चॉइसेस है। अब कौन सा कब बनेगा ये VBT नहीं बता पाती है। पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आप एक बार ये लिखो, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताऊंगा। डन बेटा, इतना हो गया। यस सर। अब देखिए मैं दोस्त, हाँ बोलिए। हाँ बेटा, सर एक बार इससे पहली स्लाइड दिखा दीजिए। ये रही। सर इससे भी पहले आपने कुछ कराया? हाँ हाँ बहुत कुछ। आगे लिख लिया ये। चेंज कर दूं मैं? यस सर। देखिए अब मैं ना आपको इसका एक सवाल करके दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें ना पूरी थ्योरी छुपी हुई है। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये है FeCN6 4-, और एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब आयन ले रहा हूं, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है लेट से Fe फ्लोरीन 6 4-। इन दोनों की मुझे ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अच्छा, और मुझे ये गिवन है, एक चीज गिवन है, ये डायामैग्नेटिक है, ये गिवन है, ये पैरामैग्नेटिक है। अच्छा एक बात सोचो, डायामैग्नेटिक कब होता है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, पेयरिंग सारे इलेक्ट्रॉन्स की हो रखी होती है तो डाया बोलते हैं, पेयरिंग नहीं होती तो पैरा बोलते हैं। देखो मैं इसका हाइब्रिडेशन निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, x CN पे चार्ज -6 -4 x बराबर +1। ठीक है, अब आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, 26 एटॉमिक नंबर होता है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब यदि मैं Fe2+ का बनाऊं इससे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, तो आ जाएगा D6। अच्छा D6 यदि डायामैग्नेटिक है तो D6 में कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे आप बताओ। डाया करना है ना आपको, कंपलसरी है, तो आप सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या करा दोगे, पेयरिंग करा दोगे। देखो यस सर। अब देखो आपको ये 2 D खाली अंदर के, आगे तो SB खाली है, आगे तो PB खाली है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आप क्या बोलोगे, D2sp3। अंदर के D खाली है,
सेम सवाल यदि मैं करूं यहाँ पे देखो बगल में, x माइनस 6 बराबर -2, x बराबर +2, अगेन यहाँ पे आयरन +2 में रहेगा तो 3d6 रहेगा, लेकिन इस बार मेरे को पैरामैग्नेटिक करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इस बार क्या है, s आगे का खाली है, p खाली है और उसके आगे d खाली है। तो इस बार मैं आंसर क्या करूंगा बेटा, इस बार मेरा आंसर आएगा ये sp3d2, क्योंकि अंदर वाली d खाली नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ये डिसाइड कर रहे कि मेरा आंसर क्या आएगा, और यही वीकनेस है वीबीटी की। वीबीटी में यदि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप नहीं बता सकते। देखो जब डाया दिया तो मैंने पेयरिंग कर दी, तो मैंने आंसर D2sp3 बोला। जब पैरा दिया तो पेयरिंग नहीं करी। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो जब अंदर वाले यूज करोगे ना तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाले डी यूज करिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इस वाले को क्या बोलोगे आप, आउटर ऑर्बिटल। तो ये वीबीटी का ड्रॉबैक भी है कि वीबीटी ना बिना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अप्लाई करना मुश्किल होता है। आप इसमें और इन दोनों एग्जांपल में फर्क नहीं बता पाओगे। यदि मैं ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो आप कंफ्यूज रहोगे दोनों ही केसेस में कि आपको कब पेयरिंग करनी है और कब पेयरिंग नहीं करनी है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो यही ड्रॉबैक। हाँ सर, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कैसे हैं? बेटा यदि अंदर वाली डी यूज करी हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो इनर डी ऑर्बिटल हो गया। इसमें देख आउटर वाली डी करिए, ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये 4s है बेटा, ये 4p है, ये 4d है, सर 3d है ना बाहर वाली ऑर्बिटल, तो बाहर वाली यूज कर रहा हूँ तो आउटर हो गया, इनर वाली हो गया। तो ये सबको क्लियर हो गया क्या वीबीटी का? यस सर। दिक्कत क्या है तो ये लिख लीजिए एक बार आप, फिर मैं आपको पटाख से वीबीटी को, अब इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे सीएफटी। सर लो स्पिन और हाई स्पिन किसमें होता है ये भी बता दो। अभी मैं लो स्पिन हाई स्पिन बताऊंगा बेटा, बिल्कुल। स्पिन देखो जब पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो रही होगी ना, पेयरिंग, तो तुम इसको लो स्पिन भी बोल सकते हो, क्योंकि स्पिन आपस में देखो कैंसल आउट हो गए बेटा, +½ -½ और इसको तुम हाई स्पिन भी बोल सकते हो। तो जब पेयरिंग करा रहे होगे तो स्पिन कैंसिल होंगे ना, तो आप उसको लो स्पिन बोल सकते हो, अदरवाइज दैट इज हाफ स्पिन। क्लियर है क्या बेटा? इसने पूछा था, क्लियर बेटा? यस सर। और आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर समझ में आना चाहिए कि वीबीटी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बिना नहीं लगा सकते हैं। हो गया बेटा इतना? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट थ्योरी है जो इस चीज को बेसिकली रूल आउट कर देगी कि हम डायरेक्टली आंसर निकल पाए। दैट थ्योरी इज नोन एज क्रिस्टल
फील्ड थ्योरी। इसको अपन CFT बोलते हैं बेटा। तो ये CFT क्या बोलता है, पहला पॉइंट लिख लेते हैं। ये मानता है देयर इज आयोनिक इंटरेक्शन। आयोनिक इंटरेक्शन मतलब रिपल्शंस होते हैं, एंड इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल एटम। तो देखो इसमें आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी कि जो पांचों ऑर्बिटल्स है ना वो डीजेनरेटेड होती है पहले। ऑल डी ऑर्बिटल आर डीजेनरेटेड। डीजेनरेटेड का मतलब होता है कि इन लोगों की ना एनर्जी बराबर होती है। देखो कौन सी पांच ऑर्बिटल होती है, मैं डायग्राम भी बना रहा हूं। तो एक होती है नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल कौन कौन सी होती है बेटा, जैसे DXY, DYZ, DXZ। जैसे मैं DXY बनाऊं तो DXY कैसे बनेगी बेटा, ऐसे, ये X है, ये Y है, और नॉन एक्सियल बनानी है तो ऐसे बनती है बेटा, ठीक है। ऐसे आपको DYZ बनानी है, YZ कैसे बनाएंगे, तो दिस इज Y, दिस इज Z, और नॉन एक्सियल है मतलब एक्सेस पे नहीं बना रहा हूं। देखो आप ऐसे में DXZ बनाऊं, ठीक है, तो दिस इज X, दिस इज Z। अब कुछ होती है एक्सियल। एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब क्या है, देखो इसका एक्सेस पे हो। एक्सियल कैसे बनेंगे, देखो ये रहा। एक्सियल में सबसे पहले पढ़ेंगे DX² डैश Y²। तो एक्सेस पे जब भी बनाएंगे ना, एक्सेस पे देखो, एक्सेस पे बनाएंगे, समझ रहे हो, ये X है और ये Y है, ये 5 बनाते हो ना आप, वो यही है। ऐसे लास्ट है DZ², तो वो भी ऐसे बनती है देखो। तो ये जो पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल है ना, CFT मानता है डीजनरेटेड है, मतलब इनकी एनर्जी क्या है बेटा, इक्वल है। यदि कुछ डिस्टरबेंस होगा तो एनर्जी फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए सब लोग। तो CFT के हिसाब से लीगेंड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करती है, ठीक है। रिपेल होने से क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा, एक बार आप इतना लिख लीजिए। हो गया बेटा इतना। यस सर। अब देखिए हम सबसे पहले ना CN नंबर 6 पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट नंबर 6, जब 6 लिगेंड है। तो देखो यार 6 लिगेंड आने पे शेप कैसी बन रही है, तो ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है देखो। तो यदि ऑक्टाहेड्रल बन रहा है तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है, तो लिगेंड्स को भी किधर आना पड़ेगा, लिगेंड ऐसे अप्रोच कर रहे होगे ना, तो एक लिगेंड इधर से आ रहा होगा, एक लिगेंड इधर से आ रहा होगा, एक लिगेंड इधर से आ रहा होगा, एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड इधर से। तो यदि ये सारे एक्सेस मान लो, तो लिगेंड्स कहां से आ रहे हैं, सोचो, लिगेंड्स आर कमिंग, लिगेंड्स आर कमिंग अलोंग एक्सेस। मतलब लिगेंड कहां कहां से आ रहे हैं, +X डायरेक्शन से आ रहा है, -X से आ रहा है, +Y से आ रहा है, -Y से आ रहा है, +Z से आ रहा है,
-z से आ रहा है। तो अब देखो आप सोचो कि जो ऑर्बिटल है, एक अपनी एक्सियल ऑर्बिटल है, मान लो ये वाली, तो इसमें लिगेंड सारे एक्सेस पे आ रहे हैं, ऐसे हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है सोचो, उसमें लिगेंड ऐसे आ रहे हैं, तो किसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा बताओ, एक्सियल को मिलेगा या नॉन एक्सियल को मिलेगा? रिपल्शन की बात करें अपन, यदि रिपल्शन मतलब एनर्जी भी होगी एक तरह से, जितना रिपल्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी। तो देखो किसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, एक्सियल ऑर्बिटल को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू क्या बेटा, नॉन एक्सियल। ये बात समझ में आ रही है बेटा? देखो इसमें लिगेंड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से डायरेक्टली फेस नहीं कर रहा, इसमें सब डायरेक्टली फेस कर रहे हैं। ये बात क्लियर है क्या बेटा सबको? तो एक्सियल ऑर्बिटल्स का नाम अपन दे देते हैं, दो है ना, तो उनको नाम दे देते हैं इजी, और इनको नाम दे देते हैं T2G। तो जब CN नंबर 6 में लिगेंड सेंट्रल एटम को अप्रोच करता है ना, तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ना मॉडिफाइड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे होते हैं, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल है उनको तो डायरेक्टली रिपल्शन फेस करने को मिलता है, और नॉन एक्सियल को ऐसा नहीं मिलता है। ये बात समझ में आ गई कि बेटे सबको बताओ? ठीक है, इसको लिखेंगे, पर इसका फिर एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। सर रिपल्शन एनर्जी ने ये क्यों लिखा है रिपल्शन एनर्जी? बेटा रिपल्शन होगा तभी तो एनर्जी बढ़ेगी ना। जैसे एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल दूसरा रिपेल करेंगे, तो दूसरी काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगे, एनहांस करेंगे ना। सही है? ओके बेटा इतना। यस सर। अब देखो इसका एनर्जी डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लो ये एक्सेस है अपना, ठीक है, एनर्जी का, ये एनर्जी है। तो पहले जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी मान लो यहाँ पे है, जब लिगेंड नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये है इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड। अब जैसे जैसे लिगेंड आएगा एनर्जी क्या होने लगेगी बेटा, बढ़ने लगेगी, है ना, क्योंकि रिपल्शंस होने लगेंगे ना लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में और मेटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। और एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल पहुंच जाएंगी जो एक्सियल है, और यहाँ पे दो पहुंच जाएंगी जो नॉन एक्सियल है। सही है? दिस इज इजी, दिस इज T2G। और ये जो गैप है एनर्जी का इनके बीच में, एक गैप, इसको बोलते हैं डेल्टा ओ नोट। डेल्टा ओ नोट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं CFSE। दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जितना एनर्जी से स्प्लिट हुआ है ना उसको बोलते हैं CFSE। और यहाँ पे कहीं पे देखो ऐसे जीरो है, मतलब जितना ये ऊपर है ना बेटा उतना ये नीचे है, ऐसे स्प्लिट हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सबको? तो देखो जैसे ही लिगेंड सेंट्रल एटम को अप्रोच कर रहा है, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स है उनको ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को कम रिपल्शन मिलेगा।
इसकी वजह से जो Eg बनाया है ना बेटा मैंने, ये Eg जो बनाया है एक्चुअली, ये ये दोनों ऑर्बिटल वही है, एक है dx² डैश y² और एक है dz², और ये वही है, dxy है, ये dyz है, ये dxz है। तो इनको तो रिपल्शन डायरेक्ट टू फेस मिलता नहीं है, उन दोनों को मिलता है, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो गैप आता है ना एनर्जी का, उस गैप को बोलते हैं अपन CFS। ये क्लियर है बेटा? हो गया भाई इतना? यस सर, डन। चलिए अब देखो यार, सबसे पहली चीज आपको आनी चाहिए CFSE का फॉर्मूला। तो CFSE का क्या फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। सो डेल्टा O नॉट विल बी इक्वल्स टू, या CFSE बराबर ऐसे लिख देते हैं, लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, इसमें फैक्टर जाएगा एक सेकेंड, प्लस वाला है ना, 24 और 24, हाँ ठीक है, 0.6 डेल्टा O नॉट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा O नॉट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। कैसे मैं बता रहा हूँ, अब सुनना मेरी बात आप ध्यान से। आपने कहा कि आपके ऑर्बिटल सब ऐसे टूट चुकी है, ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से सुनो, मान लो आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो अभी तक आप 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने में क्या आप यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो। सबसे पहले कम एनर्जी में भरोगे, और जितने भी इक्वल एनर्जी की रहती है उसमें एक एक भरते हो, हुन्स रूल है। अब मान लो चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आपके पास 2 केस है। एक केस क्या है बेटा, कि आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर सकते हो। दूसरा केस क्या है बताओ, कि आप इलेक्ट्रॉन को नीचे पेयर कर दो। अब भाई चौथा इलेक्ट्रॉन जब भर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रॉन को नीचे पेयर भी तो कर सकते हो ना। अब ये कहानी किस पाएगी, देखो, यदि आपको ऊपर इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, तो इलेक्ट्रॉन को ये गैप कवर करना पड़ेगा। आपका इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर जाना है, मतलब ये क्या है, यदि आपका डेल्टा O नॉट छोटा है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब क्या समझ रहे हो आप, आपकी स्प्लिटिंग कम हुई है। देखो 2 चीजें हैं, एक है पेयर करवाने में एनर्जी खर्च करनी है, लेकिन पेयर करवाने में जो एनर्जी खर्च करनी है ना, उससे मेरी कम है CFSE। यहाँ पे क्या है कि ये गैप ज्यादा है, किससे बेटा, पेयरिंग एनर्जी से। तभी तो मैं ऊपर नहीं लेके जा रहा हूं, मैं नीचे ही पेयर करवा रहा हूं। तो जो लीगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, जो लीगेंड, उसको बोलेंगे अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, SFL। और जो कम स्प्लिटिंग करेगा उसको बोलेंगे वीक फील्ड लीगेंड। सीधा समझने की बात क्या है बेटा, कि जो वीक फील्ड लीगेंड का केस रहेगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा उसमें नीचे ले जा सकते हैं। अब देखो इस केस में CFSE कितनी आएगी,
CFSE क्या होगी देखो मैं निकाल के बता रहा हूँ। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 इंटू 4 करोगे तो आएगा 1.2 डेल्टा ओ नॉट माइनस का, और कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए 1, तो प्लस का आएगा 0.6 डेल्टा ओ नॉट। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका बेटा माइनस का 0.6 डेल्टा ओ नॉट। यदि मैं इस वाले केस में CFSE निकालू तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे 4 के 4, तो यहाँ 4 रख दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1.6 डेल्टा ओ नॉट। ये क्लियर है सबको? ये कंसेप्ट देखिए सब लोग फटाफट देखिए, सब लोग लिख के एक बार, चाहे डाउट आए पूछिए। तो जो लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा करवाएगा तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, फिर नीचे ही पेयरिंग करवा देंगे, उसका नाम मैंने दिया SFL। और जो लिगेंड स्प्लिटिंग कम कराएगा तो हम नीचे नहीं ऊपर जाएंगे सीधा, ठीक है, उसको नाम दिया वीक फील्ड। सर हो गया। चलिए, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड है वीक। तो उसके लिए एक सीरीज होती है बेटा, उसको बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैं सीरीज लिख रहा हूं, फिर मैं आपको उसको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है? एक सेकंड। चलिए, तो सीरीज है कुछ इस तरह की, I माइनस, Br माइनस, ये सब लिगेंड है, ठीक है? S2 नेगेटिव, HCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, फ्लोरीन, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव। तो ऐसे ना इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ऐसे इंक्रीज होती जा रही है स्ट्रेंथ। ऐसे जब आप बढ़ते जा रहे हो तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है? यहाँ पे आएगा H2O। यहां तक सारे वीक फील्ड लिगेंड है, यहां तक सारे कैसे हैं वीक फील्ड। इसके बाद से सब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है? मतलब इसके बाद कौन आएगा पानी के बाद? NCS नेगेटिव, NH3, EN, ठीक है, NO2, PPH3, CN नेगेटिव, C। ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको छोटा सा ट्रिक है जो आप छोटी छोटी याद कर सकते हो, जैसे जितने भी हेलोजन है, ऑल हेलोजन एंड H2O आर WFL। सर PPH3 क्या है? बेटा PPH3 लीगेंड है ना, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ऐसा होता है ना, ट्राइफिनाइल फोस्फीन है ना बेटा, ये मैंने लिखवाया था, आप चेक करना आपके लीगेंड में, है ना? तो अब है ना, एक याद रख सकते हो, एक याद रख सकते हो, जनरली नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन डोनर, यदि ये डोनर एटम है ना, ये डोनर है लोग, यदि देखो तो वो SFL होते हैं, ठीक है? जितने भी कॉम्प्लेक्स लीगेंड है, कॉम्प्लेक्स लीगेंड मतलब EN PM जितने भी आप पढ़ रहे हो ना, मैं बाइडेंटेट लिखाए थे, पॉलीडेंटेट, वो भी SFL होते हैं, ठीक है? अब आप ये लिखो, फिर मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ। मैं वही सवाल BBT वाला करके दिखाऊंगा आपको बिना किसी इंफॉर्मेशन के।
सर ये जो आपने नीचे येलो लाइन में करे हैं स्ट्रॉन्ग वाले हैं। यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेटा, यहाँ से इधर FL WFL है, इधर SFL है, इधर ये जो लाइन बनाई है। तो हो गया बेटा। यस सर। अब देखो मैं क्वेश्चन आपको कैसे करके बताऊं। जैसे मान लो अभी अभी वही क्वेश्चन दे दिया मुझे, आप FeCN6 4 नेगेटिव। तो अब मुझे कुछ मत बताओ, आप डाया पैरा में आंसर निकाल दूंगा। देखो कैसे, ऐसे मैंने कहा आयरन यहाँ पे 26 में है ना, तो आपको पता ही है, और +2 में है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो पहले से आपको पता ही है कि D6 आता है। इसमें कैसा आता है 3D6। अब आपने देखा CN नंबर 6 है तो आपने ऐसे बना लिया, ठीक है। अब CN कैसा लीगेंड है, देखो सब लोग, CN कैसा लीगेंड है। अब देखोगे कार्बन डोनर है तो SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है, अपन को पेयरिंग करवानी है। यदि आप पेयरिंग करवा दोगे D6 में तो कैसा आंसर आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6। देखो ये D खाली रहेगी ना अंदर वाली, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, D2sp3। सेम क्वेश्चन यदि आप बोल दोगे Fe फ्लोरीन 6 4 माइनस, और यदि आप इसमें निकालोगे तो ये भी देखो Fe2+ है, वो भी D6 है। अब आप फिर बना के देखोगे ऐसे, और फ्लोरीन कैसा लीगेंड है बोलो, फ्लोरीन कैसा लीगेंड है बेटा, WFL। तो इस बार आप पेयरिंग नहीं कराओगे ना, बताओ, ऐसे तो करोगे आप। तो इस बार ये वाली डी खाली नहीं है तो आप बाहर वाली डी यूज करोगे। देखो बिना पैरा डाया बताए मैं अच्छा निकाल सकता हूँ। क्लियर है क्या बेटा, बात समझ आ रही है सबको? बेटा क्लियर है क्या, देखो सब लोग? डन बेटा, आ गया क्या समझ? अब इसकी प्रैक्टिस करनी है अपन को। सर डन। ठीक है, तो इतना मैं आज रखूंगा बेटा। अब इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं अगली क्लास में आपको, ठीक है। इसके आगे भी मुझे CN नंबर 4 मतलब अगले लेक्चर में पढ़ाना है। तो अगले लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा मेरा ये वाला पोर्शन ना, फिर से खत्म हो जाएगा ये, और फिर अपन आगे इसको प्रोसीड करें, ठीक है। ओके सर। ओके देन, थैंक यू।